हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इनकम टैक्स साइट में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स की यूटिलिटीज आ चुकी हैं। 3CA, 3CB, 3CT। ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स है जिन एसएससीज पे टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB के तहत ऑडिट करवाना कंपलसरी है इनकम टैक्स एक्ट में, उन पे ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेबल होती है। 3CA और 3CB में से एक ही अप्लाई होती है। अगर कोई एक ऐसा एसएससी है जिसपे इनकम टैक्स एक्ट तो अप्लाई होता है, इसके अलावा और भी एक्ट अप्लाई होते हैं, जैसे कंपनीज, अगर कंपनीज की टैक्स ऑडिट हो रही है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो कंपनीज को इनकम टैक्स एक्ट तो फॉलो करना ही है, साथ में कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करना रहता है। तो एक एक्ट से ज्यादा अप्लाई होते हैं तो उनको 3CA फिल करना रहता है उन एसएससीज को। और जिनको सिर्फ इनकम टैक्स फॉलो करना है, इनकम टैक्स के प्रोविजन ही फॉलो करना है और कोई एक्ट नहीं अप्लाई होता, उन असेसीज के लिए 3CB होता है। और 3CD इज एन स्टेटमेंट जिसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है रिगार्डिंग टैक्स ऑडिट। इनकम टैक्स साइट पे जब आप जाएंगे तो डाउनलोड्स में आपको इनकम टैक्स फॉर्म्स में क्लिक करना है एंड वहां पर आपको 3CA, 3CD और 3CB, 3CD की यूटिलिटीज मिल जाएंगी। कुछ इश्यूज थे जो टैक्स पेयर फेस कर रहे थे, उनको ठीक कर दिया गया है। कौन कौन से इश्यूज हैं? अलाउइंग 0% प्रॉफिट शेयरिंग अंडर क्लॉज 9 में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना रहता है। तो अगर किसी पार्टनर का 0% है तो आप 0% वहां एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, अब 0% आप डाल सकते हैं। एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट टू द कंसर्न अथॉरिटी इज मेड नॉन मैंडेटरी। क्लॉज 20 सब पॉइंट बी में कंसर्न अथॉरिटीज को जो पेमेंट करेगी उसकी एक्चुअल डेट बताना कंपलसरी थी, अब मैंडेटरी नहीं है। वैलिडेशन ऑन ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग पेमेंट अंडर रिस्पेक्टिव फंड इज रिलैक्स्ड। क्लॉज 42 में जो पेमेंट्स आपने की है फंड्स में, रिस्पेक्टिव फंड्स में, उनकी ड्यू डेट्स बतानी है, उसको रिलैक्स कर दिया। तो ये कुछ चेंजेस किए हैं न्यू यूटिलिटी वर्जन में। तो आपको फॉर्म यूटिलिटी पे क्लिक करना है जैसे यूटिलिटी डाउनलोड हो जाए, एंड ये भी एक जिप फाइल रहेगी। जैसे आप इसको अनजिप करेंगे तो आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग फॉर्म मिल जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करें आप। यहाँ पर आपको दो फॉर्म्स मिलेंगे, फॉर्म 3CA 3CD एंड 3CB 3CD। 3CA जैसे मैंने आपको बताया, रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। ये किनको सबमिट करना रहता है? जिनके ऊपर एक एक्ट से ज्यादा अप्लाई हो। अब उसके बाद आपको ये 4 ऑप्शंस मिलते हैं: डाउनलोड प्रीफिल्ड फॉर्म, इंपोर्ट प्रीफिल्ड डेटा, इंपोर्ट जेसन एंड कंटिन्यू विदाउट प्रीफिल्ड। अभी जब आप डाउनलोड प्रीफिल्ड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन में सबसे पहले एसएससी का पैन बताना है एंड उसके बाद आपको सीए का लॉगिन बताना है। बट अभी सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए ये ऑप्शन चल नहीं रहा है। अभी हम कंटिन्यू विदाउट प्रीफिल वाला ऑप्शन देख लेते हैं, और जैसे ही ऑप्शन चालू होगा मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि आप कैसे प्रीफिल कर सकते हैं। पैन मेंशन करना है।
असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, ओरिजिनल है या रिवाइज्ड है ये आपको सिलेक्ट करना है, फाइलिंग टाइप, अब ये फॉर्म ओपन हो गया है। सबसे पहले फॉर्म नंबर 3CA फिल करना होगा। जैसे आप ये फिल करके सेव करेंगे तो फॉर्म नंबर 3CD ओपन होगा। Audit report under Section 44AB of Income Tax Act 1961 in a case where the accounts of the business or profession of a person have been audited under any other law. इनकम टैक्स में तो है ही एप्लीकेबल, इसके अलावा भी किसी और लॉ में भी ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपको 3CA फिल करना है, जैसे मैंने कंपनीज के केस में बताया आपको। जब आप 3CA देखेंगे तो दिस इज द ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ पर बताना रहता है कि आई या वी, अगर आप अकेले प्रैक्टिस करते हैं तो आई, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वी यूज होगा। आपने किन का ऑडिट किया है, क्लाइंट का नाम, कंट्री, एड्रेस, पिन कोड, आपने एड्रेस डाल दिया, फिर फॉर वॉज कंडक्टेड बाय अस, फर्म का नाम, कौन से प्रोविजंस के तहत हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट, ऑडिट रिपोर्ट की डेट, along with a copy each of the audited of profit and loss account or income and expenditure account। अगर आपके क्लाइंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करेंगे या इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पीरियड आपको बताना है, इसके बाद अगर कोई क्वालिफिकेशन टाइप है तो आपको क्वालिफिकेशन टाइप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, और अगर ड्रॉप डाउन में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है अवेलेबल तो लास्ट में अदर्स का ऑप्शन है, अदर्स करके आपको ऑब्जर्वेशन बताना है। और अकाउंटेंट की डिटेल बताना है, मेंबरशिप नंबर बताना है, कंट्री और एड्रेस। डेट ऑफ साइनिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, एंड सेव करना है। जैसे ही आप फॉर्म नंबर 3CA सेव करेंगे तो 3CD ओपन हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है जिसमें टोटल क्लॉज 44 है, वो एक एक करके आपको उसका आंसर देना है। सबसे पहले तो नेम ऑफ द असेसी जो कि ऑटो फिल्ड है, एड्रेस ऑटो फिल्ड रहेगा, पैन नंबर ऑटो फिल्ड रहेगा। फोर्थ है वेदर द असेसी इज लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स, अगर इनडायरेक्ट टैक्स मींस एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपको यस करके जीएसटी नंबर बताना होगा। स्टेटस बताना है कि असेसी का स्टेटस क्या है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एओपी, बीओआई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, कंपनी, फर्म,
HUF, इंडिविजुअल, LLP, लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट, इन ड्रॉप डाउन में से आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको सेक्शन बताना है कि 44AB के किस क्लॉज की वजह से ये टैक्स ऑडिट हो रहा है। टैक्स ऑडिट का जो प्रोविजन है वो 44AB से गवर्न होता है। उसमें A, B, C, D, E तक के क्लॉजेज हैं, उसमें से आपको रेलेवेंट क्लॉज सिलेक्ट करना है। फर्स्ट कौन सा, प्रोविजन वेयर एग्रीगेट कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट। अगर कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट 5% एंड अबव है, टोटल रिसीट के 5% से अबव कैश रिसीव हुआ या टोटल पेमेंट से 5% एंड अबव कैश पेमेंट हुआ है, तो जो लिमिट है वो 1 करोड़ की है, अदरवाइज 10 करोड़ की लिमिट है। तो अगर प्रोविजो की वजह से आपका टैक्स ऑडिट हो रहा है तो 44A आपको सिलेक्ट करना है, मतलब टर्नओवर की लिमिट ऑटोमेटिकली 1 करोड़ हो जाती है। या टोटल सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट ऑफ बिजनेस एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट, जो स्पेसिफाइड लिमिट बताई गई है 1 करोड़ है, और अगर कंडीशन फुलफिल होती है कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट की, तो उन केस में 10 करोड़ है। तो अगर 10 करोड़ को अब एक्सीड कर रही है तो फिर तो कैश रिसीट कैश पेमेंट की जरूरत ही नहीं है, तो आपको सेकेंड पॉइंट को सिलेक्ट करना है। वैसे ही प्रोफेशन में स्पेसिफाइड लिमिट एक्सीड हो रही है तो आपको 44AB सब क्लॉज बी सिलेक्ट करना है। 44AB सब क्लॉज ई 44AE के लिए है। अगर 44AE में जो लोअर प्रॉफिट बताया, डीम प्रॉफिट, उससे कम आप नेट प्रॉफिट शो कर रहे हैं तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। वैसे ही 44BB, 44BBB इनमें भी लोअर जो परसेंटेज है उससे कम आप प्रॉफिट शो कर रहे हैं तो कंपलसरी है टैक्स ऑडिट। तो उस केस में आपको 44AB सब क्लॉज सी के सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट को सिलेक्ट करना है। अगर प्रोफेशन से आपकी इनकम है उसमें मिनिमम जो 44ADA में प्रॉफिट बताया गया है वो है 50%, तो 50% से कम अगर आप बताते हैं प्रोफेशनल के केस में, जो मिनिमम प्रॉफिट है 50%, उससे कम अगर आप प्रॉफिट बता रहे हैं तो टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है, तो आपको डी पॉइंट सिलेक्ट करना है। अब आता है बहुत ही ज्यादा डिस्कस्ड पॉइंट, वो है 44AB सब क्लॉज ई। ये कब एप्लीकेबल होता है, व्हेन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AD सब क्लॉज 4 आर एप्लीकेबल। इस पॉइंट को काफी लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। पहले ये पॉइंट था अगर 44AD में जो परसेंटेज बताया गया 8% और 6%, उससे अगर आप कम बताते नेट प्रॉफिट तो स्ट्रेट अवे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल था। बट अब ये प्रोविजन चेंज हो चुका है। अब टैक्स ऑडिट कब अप्लाई होता है, जब 44AD सब क्लॉज 4 अट्रैक्ट हो। और ये क्या कहता है कि आपने प्रीवियस ईयर्स में प्रिवेंटिव टैक्सेशन 44AD का बेनिफिट लिया है और अब आप उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, तो जो 5 इयर्स कंपलसरी आपको प्रिजम्पटिव बेनिफिट एक बार ले लिया तो 5 इयर्स तक आपको लेना कंपलसरी है, ये 44AD में लिखा हुआ है। अगर 5 साल खत्म होने से पहले पहले अगर आप उसको उस बेनिफिट को नहीं लेते हैं तो टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा और आपको क्लॉज 44AB सब क्लॉज ई के तहत ऑडिट करवाना कंपलसरी। इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 44AB के तहत हो रहा है ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। ऐसे करके आपके 1 to 8 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब क्लॉज 9 to 17 देखते हैं। क्लॉज 9 बोलता है कि अगर फर्म है, एओपी है, indicate name of partner or member and their profit sharing ratio in case of AOP where shares of member are indeterminate or unknown। तो अगर आपके पार्टनरशिप फर्म है या एओपी है तो आपको नेम ऑफ द पार्टनर बताना और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। अगर उसमें कोई चेंज हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो आपको वो भी बताना है बी पॉइंट में।
तो 9th क्लॉज इज रिलेटेड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 10th क्लॉज इज रिलेटेड टू नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस आपको बताना है सेक्टर वाइज, सब सेक्टर वाइज एंड कोड। और अगर कुछ चेंज हुआ है नेचर ऑफ बिजनेस में तो आपको बी पॉइंट में उसको बताना है। एजुकेशनल सर्विस, कोचिंग सेंटर एंड ट्यूशन सब सेक्टर में सिलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली कोड आ जाएगा। कोई चेंज हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस में, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इलेवेंथ क्लॉज इज रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि आपने जो बुक्स मेंटेन करी है वो एज पर सेक्शन 44 डबल है कि नहीं। अगर डबल ए है तो आपको लिस्ट ऑफ बुक्स बतानी है, कौन कौन सी प्रिस्क्राइब करी गई है। और अगर नहीं है तो आपको बी पॉइंट में आप जो मेंटेन कर रहे हैं बुक्स वो बताना है, और कहाँ बुक्स की लोकेशन है, मतलब एड्रेस भी बताना है। अब बी वाले पॉइंट में आपने एड्रेस और लिस्ट ऑफ बुक्स तो बता दिया, सी में बताना है कि इनमें से आपने कौन कौन सी बुक्स एग्जामिन करी है। ये कौन फिल कर रहा है, ये अकाउंटेंट फिल कर रहे हैं। तो जिनने चेक करी है वो वाले, वो ही ये बताएंगे कौन कौन सी उनने एग्जामिन करी है। अब 12th क्लॉज में आपको बताना है कि जो आपका प्रॉफिट है, जिस बिजनेस का ऑडिट हो रहा है उसके पीएनएल में जो प्रॉफिट है उसमें से कोई ऐसे बिजनेस से रिलेट करता है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में फॉल कर रहे हैं। एक एसएससी के एक से ज्यादा बिजनेस हो सकते हैं। एक बिजनेस का टर्नओवर एक्सीड हो रहा है जिसके कारण वो 44 ए बी के तहत टैक्स ऑडिट अप्लाई हो रहा है, उन्हें ऑडिट करवाना कंपलसरी है। और दूसरे बिजनेस वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो अगर ओवरऑल प्रॉफिट आप डिस्क्लोज कर रहे हैं एक एसएससी का, उसमें से आपको यहाँ पर अलग बताना है कि कितना प्रॉफिट अमाउंट है जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से रिलेटेड है, अगर है तो। अदरवाइज नो आप सिलेक्ट करें। क्लॉज 13 से 14 आपके अकाउंटिंग मेथड से रिलेटेड है कि आपने अकाउंटिंग मेथड कौन सा यूज किया है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज किया है या मर्केंटाइल सिस्टम यूज किया है। और अगर इसमें कोई चेंज किया आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपने वही सेम अकाउंटिंग मेथड अप्लाई किया है जो आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 में किया है, या उससे कुछ चेंज है। अगर चेंज है तो आपको उसको क्वांटिफाई करना है कि आपने जो चेंज किया उसमें इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना हो रहा है और डिक्रीज इन प्रॉफिट कितना हो रहा है। और अगर आपने कोई चेंज नहीं किया, सेम मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बी पॉइंट को नो कर दें। अगर कोई एडजस्टमेंट है आईसीडीएस से रिलेटेड, आईसीडीएस सेक्शन 145 सबसेक्शन 2 से गवर्न होता है। कुछ स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डिफरेंट है। तो आपने अगर आईसीडीएस के हिसाब से आपने अकाउंट्स बनाए होंगे और उसमें कोई डिफरेंस है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो आपको वो भी इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड डिक्रीज इन प्रॉफिट क्वांटिफाई करना है। डिस्क्लोजर भी करना है एज पर आईसीडीएस। आपके कौन कौन से
आईसीडीएस एप्लीकेबल है, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी तो अप्लाई होगा ही होगा। अगर इन्वेंट्रीज हैं तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड आपको डिस्क्लोजर करना है। आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वाला आईसीडीएस भी अप्लाई होगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इनकम है तो आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन आईसीडीएस डिस्क्लोज करना है। फिक्स एसेट है आपके बिजनेस में तो टैंजिबल फिक्स एसेट से रिलेटेड आईसीडीएस बताता है कि आपको कैसे डेप्रिसिएशन लगाना है। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुए हैं तो उससे रिलेटेड अलग आईसीडीएस है, उससे रिलेटेड आपको डिस्क्लोज करना है। अगर बोरोइंग कॉस्ट है, कुछ आपने लोन लेकर कंस्ट्रक्शन किया है तो उसका जो इंटरेस्ट है उसको कैसे कैपिटलाइज करना है और कितना पीएनएल में ले जाना है, ये हमारा बोरोइंग कॉस्ट आईसीडीएस बताता है, तो उससे रिलेटेड आपको डिस्क्लोज करना है। कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी है, प्रोविजन है या कंटिजेंट एसेट है तो उससे रिलेटेड आपको आईसीडीएस 10 में डिस्क्लोजर देना है। तो डिस्क्लोजर वाला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है आपको देना। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या कैसे किया गया है ये हमें क्लॉज 14 में बताना है। कॉस्ट में किया है, मार्केट रेट में किया है या लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट रेट में किया है, ये आपको डिस्क्लोज करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई डिविएशन है जो प्रीवियस ईयर आपने प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में अकाउंटिंग कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड मेथड ऑफ वैल्यूएशन अडॉप्ट किया था, उससे आप डिफर कर रहे हैं या आपके कुछ इंक्रीज इन प्रॉफिट या डिक्रीज इन प्रॉफिट में इफेक्ट हो रहा है उससे, तो आपको उसको क्वांटिफाई करना है। आपने जो डिविएशन किया है मेथड में, तो ये पॉइंट्स आपके क्लॉज 13 एंड 14 से रिलेटेड है। 13 मेथड ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड है और 14 है क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन से रिलेटेड। अब हम देखते हैं क्लॉज 15। क्लॉज 15 कहता है अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने कोई कैपिटल एसेट है उसको कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड, तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा कैपिटल एसेट था, कब आपने उसको एक्वायर किया था, उसका जब आपने एक्वायर किया था तो कॉस्ट क्या था, और जब आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तो उस वो कौन से अमाउंट में आपने किया है। ये सारी डिटेल हमारी क्लॉज 15 में जाएगी। कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इसके अलग प्रोविजन है इनकम टैक्स में। तो जब आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फिल करें तो आपको इनकम टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए या इनकम टैक्स साइड में आप उसको लेके रखें, तभी आप पढ़ पढ़ के इसको फिल कर पाएंगे। क्लॉज 16 हमारे उन क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं क्रेडिट किया। क्रेडिट क्या करते हैं, इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बताई जाती है, तो ऐसे कौन कौन सी इनकम है जो आपने नहीं बताई है प्रॉफिट एंड लॉस में। The item falling within the scope of section 28, या कोई क्रेडिट है, रिफंड ऑफ ड्यूटी है, ड्रॉबैक है, सर्विस टैक्स का, जीएसटी का रिफंड है, वो अगर आपने पीएनएल में नहीं लेकर आया तो आपको वो बताना है। कोई एस्केलेशन क्लेम आपने एक्सेप्ट किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो आपको वो बताना है। एनी अदर अदर आइटम ऑफ इनकम, और कोई नेचर ऑफ आइटम है जो टैक्सेबल होना है बट आपने नहीं बताया। कोई कैपिटल रिसीट है, कोई फिक्स एसेट आपने बेचे हैं, वो कैपिटल रिसीट मानी जाएगी। वो पीएनएल में आपने अकाउंटिंग मेथड के हिसाब से नहीं बताया होगा बट दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल, तो आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। बट ये क्लॉज आप ध्यान से भरें क्योंकि जब भी आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी तो वो इस क्लॉज के तहत होती है, इसको भी टैक्सेबल कर दिया जाता है। तो क्लॉज 16 उन इनकम से रिलेटेड है जो आपने पीएनएल में नहीं शो किया है। क्लॉज 17 इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अगर आपके केस में कोई ऐसा लैंड और बिल्डिंग है या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कंसिडरेशन स्टैम्प स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने ऑप्ट करा उससे कम में आपने बेची है तो 43 CA और 50 C लग जाएगा। तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर डिस्क्लोज करनी है। डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी, उसका एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूड, वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल, जो मार्केट वैल्यू है अडॉप्ट करी गई जिसमें स्टैम्प ड्यूटी पे हुई है वो वैल्यू आपको बताना है। वेदर प्रोविजन ऑफ सेकंड प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 43 CA और फोर्थ प्रोविजन टू क्लॉज 10 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56 एप्लीकेबल।
56 सेक्शन 56 अदर सोर्सेस से रिलेटेड है। तो जब आप कंसिडरेशन कम में जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने अडॉप्ट किए उससे कम में ट्रांजैक्शन करते हैं, जो दो डिफरेंट अमाउंट है वो रिसीवर एंड में टैक्सेबल होता है। तो अगर वो अट्रैक्ट हो रहा होगा तो आपको यहाँ पर भी सिलेक्ट करना है। तो ये 9 to 17 के क्लॉज थे। अब हम क्लॉज 18 देखते हैं, 18 to 27। क्लॉज 18 डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। इनकम टैक्स के तहत जो ब्लॉक ऑफ एसेट में डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया था उसको ब्लॉक वाइज बताना है। ब्लॉक बताना है कौन से ब्लॉक में फॉल करता है आपका एसेट। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी 15% का ब्लॉक अलग है तो उसका 15% आप जब सिलेक्ट करेंगे तो रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसकी ओपनिंग WDV एडजस्टमेंट मेड टू रिटर्न डाउन वैल्यू अंडर सेक्शन 115 BAC और BAD एडजस्टमेंट मेड टू रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट ड्यू टू एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। उसके बाद परचेज अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर किया तो परचेज डिटेल बताना है, परचेज वैल्यू। अगर कुछ सेनवेट आपने लेके रखा है या सब्सिडी कुछ मिली है तो आपको वो अमाउंट बताना है। फिर आपने उसको कब पुट टू यूज किया है, 180 डेज से पहले करा है या 180 डेज के बाद किया है, उसके अकॉर्डिंगली रेट लगेगा 0.5% या फुल परसेंट डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन आपको बताना है क्लॉज 18 में। क्लॉज 19 में आपको एडमिसिबल जो अलाउएबल है एक्सपेंसेस वो आपको बताना है। यहाँ पर रिस्पेक्टिव सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है, 32AC AD। कुछ साइंटिफिक से रिलेटेड हैं आपके खर्चे तो आपको अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताना है और उसमें से कितना एडमिसिबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन आपको वो बताना है। क्लॉज 20 में एम्प्लॉयज को जो बोनस कमीशन देना है उसकी डिटेल आपको बतानी है कि आपने एम्प्लॉय को कोई बोनस या कमीशन दिया है वेयर सच सम वाज अदरवाइज पेबल टू हिम एज प्रॉफिट और डिविडेंड। प्रॉफिट और डिविडेंड आपने इनडायरेक्टली बोनस और कमीशन के रूप में दिया है तो वो टैक्सेबल होता है सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 में। तो उसकी डिटेल आपको बतानी है। कुछ कंट्रीब्यूशन आप रिसीव करे हैं एम्प्लॉय से जो कि आपने टाइमली उस फंड में डिपॉजिट नहीं किया है तो उसकी यहाँ पर पूरी डिटेल एक्सेल टेम्पलेट में आपको देनी है। जब भी कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो कुछ फंड्स के लिए वो डिडक्शन करता है, जैसे प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है। तो जो भी डिडक्शन किया है, कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है, उसको टाइमली उस फंड की ड्यू डेट के हिसाब से जमा करना है। PF हो गया, ESIC हो गया। अगर आप ड्यू डेट के बाद जमा करते हैं तो वो जो रिसीट है वो टैक्सेबल हो जाती है। तो इसका ध्यान 1 अप्रैल 2021 से ही ये एप्लीकेबल था कि जो फंड की ड्यू डेट है उसके हिसाब से ही आपको डिपॉजिट करना है। कौन सा कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो आप रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले भी जमा कर सकते हैं बट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ड्यू डेट पे ही जमा करना है। ये 1 अप्रैल 2021 से था। इसीलिए इस साल एक्सेल का टेम्पलेट अलग ही बनाया है कि अगर आपने जो जो ड्यू डेट के बाद जमा किया होगा, हर महीने की जो ड्यू डेट के बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वो उतना कंट्रीब्यूशन आपके इनकम ट्रीट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिट में। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है क्योंकि क्लॉज 44 और सब डिटेल में आपको देना है तो आपको थोड़ा वीडियो लंबा लग रहा होगा तो आप बने रहें। क्लॉज 21, इसमें आपको PNL में जो अपने एक्सपेंसेस डेबिट करें उसको देखना है। PNL खोल लीजिए, एक्सपेंसेस साइड देखिए कौन कौन से कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस है या पर्सनल नेचर के हैं, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स
पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड आपने एक्सपेंस इनकर किया है, या कुछ क्लब फी है, एंटरटेनमेंट फी है, ये सब डिसअलाउड होते हैं। तो इस वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के टाइम उस टैब में डिटेल्स डालनी है। पर्सनल एक्सपेंडिचर है, डिसअलाउ करें। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया है किससे रिलेटेड, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। एक्सपेंडिचर इंकर्ड एट क्लब बीइंग एंट्रेंस फी और सब्सक्रिप्शन, डिसअलाउड। एक्सपेंडिचर इंकर्ड एट क्लब बीइंग कॉस्ट फॉर क्लब सर्विस एंड फैसिलिटी यूज, डिसअलाउड। कोई पेनल्टी, फाइन या वॉल्यूशन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स पे किया है, जीएसटी में अगर आपने लेट फीस पे की है, इनकम टैक्स में इंटरेस्ट ऑन टीडीएस किया है, तो ये सब पेनल्टी फाइन में ही कवर होगा। एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ एनी अदर पेनल्टी, डिसअलाउड। कुछ ऑफेंस आपने इनकर किया, उससे रिलेटेड आपने कोई फीस पे की है, तो वो भी डिसअलाउड होती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है इनएडमिसिबल, जो सेक्शन 40A के तहत है। अगर आपने नॉन रेसिडेंट को पे किया तो टीडीएस काटना कंपलसरी है, नहीं काटा तो डिसअलाउड हो जाता है। वैसे ही रेसिडेंट असेसी को पे किया है बट आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो वो भी डिसअलाउड होता है, बट आप असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माने जाते हो अगर आप कंडीशन फुलफिल कर देते हो कुछ तो, अदरवाइज वो भी डिसअलाउड होता है। डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बट हैज नॉट बीन पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139। अब इस साल क्या किया, सबकी जो डिसअलाउंस है उन सब के लिए टेम्पलेट कर दिया। पहले यहीं पर ही आपको ड्रॉप डाउन में ऐड करना पड़ता था, रोज ऐड करनी रहती थी, बट अब उनने सबने एक्सेल टेम्पलेट बना दिया, सीएसवी फाइल अपलोड करें। तो ये सारे उन पेमेंट से रिलेटेड है जिनमें टीडीएस नहीं डिडक्ट हुआ है, तो वो डिसअलाउड होते हैं। रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विस अंडर सब क्लॉज 2B, टीडीएस नहीं कटा है। सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट विदाउट टीडीएस, जो जो टीडीएस के सेक्शन में अप्लाई होते हैं और टीडीएस नहीं डिडक्ट हुआ है तो सब डिसअलाउ होंगे। पेमेंट टू पीएफ और अदर फंड एक्सेट्रा अंडर सब क्लॉज 4, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर परक्विसिट, amount debited to profit and loss account being interest, salary, bonus, commission or remuneration inadmissible under section 40B, 40BA and computation thereof। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है उसकी लिमिट बताई गई है 40B में। अगर लिमिट के ऊपर दी गई है तो जितना भी अबव उस लिमिट के अमाउंट है वो सब डिसअलाउ हो जाता है, तो उसकी डिटेल आपको बतानी है 40B के हिसाब से कितना रेम्यूनरेशन बन रहा है और कितना इनएडमिसिबल है। 40A3 से रिलेटेड अगर कुछ डिसअलाउंसेस हैं, 10,000 एंड अबव कैश पेमेंट अलाउड नहीं है एक्सेप्ट रूल 6DD। तो अगर कोई 10,000 एंड अबव कैश पेमेंट है तो आपको उसके डिसअलाउंस बताना है, नेचर ऑफ पेमेंट। और अगर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं, बी पॉइंट में आपको वो एक्सपेंसेस बताने हैं जो लास्ट ईयर फाइनेंशियल 2021 में एक्सपेंसेस क्लेम थे बट वो पे नहीं हुए थे, एज अ क्रेडिटर बुक थे। अब उन क्रेडिटर को फाइनेंशियल 21-22 में पे करा जा रहा है एंड वो 10,000 एंड अबव आपने कैश में उनको पे किया, तो लास्ट ईयर तो आपने एक्सपेंस क्लेम कर दिया, तो इस साल वो डिसअलाउ हो जाएगा। ये 40A3A कहता है। वैसे ही ग्रेचुटी का पेमेंट है, कंटिजेंट नेचर की कोई लाइबिलिटी को पे किया है, 40A से रिलेटेड, सेक्शन 40A से रिलेटेड कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर इनकर किया है वो भी डिसअलाउ होते हैं। 40A क्या कहता है, अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है तो उसको आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम ही जब टैक्सेबल नहीं है तो उसका एक्सपेंडिचर अलाउएबल नहीं होता, तो वो 14A सेक्शन के तहत इनएडमिसिबल रहता है। तो ये सारे जो मैंने आपको एक्सपेंडिचर बताए ये सब क्लॉज 21 में फॉल करते हैं। तो आपको पीएनएल के एक्सपेंसेस को देखना है किसमें टीडीएस कटा है, कौन से एडमिसिबल है, कौन सा नहीं है, और क्लॉज 21 फिल करना है। तो हमने अभी देखा क्लॉज 20 और 21 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसी में ही आपको ऑडिट में टाइम लगेगा।
अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में रजिस्टर्ड है कोई, तो कुछ इंटरेस्ट इनएडमिसिबल रहता है सेक्शन 23 के तहत, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ इंटरेस्ट क्लेम किया है पीएनएल में तो वो क्लॉज 22 में आपको बताना है। अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन जो 48(2)(b) में रजिस्टर्ड है उनको पेमेंट किया गया है, मतलब रिलेटेड पार्टी को पे किया गया है, तो उनका पूरा डिटेल बताना है। रिलेटेड पार्टी कौन है, पैन नंबर क्या है, क्या रिलेशन है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, तो ये सारे डिटेल्स आपके क्लॉज 23 में आपको बताना रहेगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। कुछ 32 AC, AD, AB, AC से रिलेटेड अमाउंट डीम टू बी प्रॉफिट एंड गेन्स है, तो आपको उसको क्लॉज 24 में बताना है। Any amount of profit chargeable to tax under section 41 and computation thereof। अगर कोई 41 सेक्शन के तहत प्रॉफिट चार्जेबल है, ये सबसे आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन बताना है ये कौन सा ट्रांजैक्शन है और किस पर्सन को पे किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्लॉज 26। ये सेक्शन 43B जो कि एक्चुअल पेमेंट पे ही डिडक्शन अलाउ करता है, ये सेक्शन ABCDEFG, इससे रिलेटेड कोई भी डिसअलाउंस है, मतलब एक्चुअल पेमेंट नहीं किए तो डिसअलाउ हो जाता है, उसकी डिटेल आपको देनी है। प्री एग्जिस्टेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर बट वाज नॉट अलाउड इन असेसमेंट और एनी प्रीसीडिंग previous year and was paid during the previous year, not paid during the previous year। अगर कोई रिटर्न फाइलिंग से पहले पेमेंट करनी है, जैसे मैंने पीएफ ईएसआईसी का बताया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले पे कर देते हैं तो वो अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज वो डिसअलाउ हो जाएगा। कुछ टैक्सेस से रिलेटेड है, जीएसटी का पेमेंट नहीं हुआ है बिफोर रिटर्न फाइलिंग, या इनकम टैक्स का नहीं हुआ है, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड नहीं हुआ है, टीडीएस का नहीं हुआ है, तो वो सब डिसअलाउ हो जाएंगे। क्लॉज 27 में आपको आपने आईटीसी या सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन कितना किया है और उसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, ये सब डिटेल बताना है। ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट यूटिलाइज, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था और उसका ट्रीटमेंट। आईटीसी, जीएसटी में आईटीसी से रिलेटेड, और अगर वैट है तो सेन वैट। अगर कुछ प्रायर पीरियड आइटम क्रेडिट हुए या डेबिट हुए तो उसकी डिटेल आपको बी पॉइंट में बताना है। तो 27 जो क्लॉज है वो आईटीसी से रिलेटेड और प्रायर पीरियड आइटम से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट है क्लॉज 28। अगर सेक्शन 56(2)
7A अप्लाई होता है, whether during the previous year the assessee has received any property being shares of a company not being a company in which public are substantially interested without consideration or inadequate consideration. मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स मिले हैं और शेयर्स जो है वो फ्री में मिले हैं या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से रिलेटेड मिले हैं, तो सेक्शन 56 अट्रैक्ट होगा। अदर सोर्सेस का सेक्शन जो डिफरेंस अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो आपको उसकी डिटेल बतानी है। अगर आपके क्लाइंट ने कोई ऐसे शेयर्स एक्वायर करे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, तो आपको क्लॉज 28 का ध्यान रखना है। वैसे ही अदर जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के क्लॉज है सेक्शन 56, उसकी एप्लीकेबिलिटी आपको चेक करना है। 56 सबसेक्शन 2 से क्लॉज 10, 9 और उसकी डिटेल सबमिट करनी है। जैसे मैंने आपको कहा कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फिल करने के लिए आपके पास इनकम टैक्स एक्ट होना चाहिए, तभी आप ये रिपोर्ट फिल कर पाएंगे। क्लॉज 13 में आपको अगर कोई अमाउंट बोरो किया है हुंडी या अदर देन बैंकिंग सोर्स या एनबीएफसी, तो आपको उसकी डिटेल बताना है। अमाउंट जो बोरो किया है उसमें से आपने कितना रीपे कर दिया, किस पर्सन से लिया है, उस पैन एंड सो ऑन। 92 सीई मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग सेक्शन अप्लाई होते हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको डिटेल बतानी है। क्लॉज 30 में क्लॉज 31 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपने जो लोन अनसिक्योर्ड लोन लिया है 269 एसएस के तहत, आपको उसके बताना है कि स्पेसिफाइड लिमिट जो बताई गई है 10,000, उससे अबव आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो किस फॉर्म में आपने लोन लिया है और उसका रीपेमेंट 269 टी में बताना है। तो 269 एसएस और टी की डिटेल आपको लोन से रिलेटेड बताना है। वैसे ही अगर आपने कोई कैश रिसीव किया है 2 लाख एंड अबव, तो उसकी डिटेल भी आपको 269 टी में बताना है। क्लॉज 32 में आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन अलाउंस की डिटेल बताना है ईयर वाइज। और बी पॉइंट में वेयर अ चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज टेकन प्लेस इन द प्रीवियस ईयर ड्यू टू विच लॉस इंकर्ड प्रायर टू प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड। अगर कोई कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ है, तो उस कारण सेक्शन 79 के तहत जो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हो उसमें चेंज होता है, तो आपको वो भी मेंशन करना है। कुछ स्पेक्यूलेशन लॉस इनकर किया है सेक्शन 73 के तहत प्रीवियस ईयर में, तो आपको वो डिटेल भी इसी क्लॉज में बताना है।
अगर रिटर्न में कोई डिडक्शन है चैप्टर 6A के, तो सेक्शन वाइज आपको क्लॉज 33 में बताना है डिडक्शन अमाउंट और कितना एडमिसिबल है। एटीसी वगैरह के डिटेल्स है। टीडीएस से रिलेटेड आपको क्लॉज 34 में बताना है कि टीडीएस आपने कितना डिडक्ट किया है या टीसीएस कलेक्ट किया है, और शॉर्ट डिडक्शन है, टाइमली डिपॉजिट कर दिया, क्या ड्यू डेट्स थी जिसमें आपने रिटर्न फाइल किया, कितने लेट हुए हैं आप, फर्निश दी स्टेटमेंट मींस टीडीएस रिटर्न की डिटेल्स आपको बतानी है कि टाइमली रिटर्न फाइल थी, फिल की है कि नहीं की है। और अगर असेसिन डिफॉल्ट है तो सेक्शन 2011A के हिसाब से कितना इंटरेस्ट पे किया है आपने, प्रॉपरली पे किया है कि नहीं, ये सारी डिटेल आपको बतानी है। क्लॉज 35 में क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड आपको डिटेल्स बतानी है, जो आपने ट्रेडिंग करी है उससे रिलेटेड बतानी है। ट्रेडिंग कंसर्न है तो क्वांटिफाई करना है आपके प्रिंसिपल आइटम ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उससे रिलेटेड प्रिंसिपल आइटम ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड बताना है। फिनिश प्रोडक्ट अलग बताना है, ड्राई प्रोडक्ट अलग बताना है, रॉ मटेरियल अलग बताना है ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को। ये क्लॉज 35 था। क्लॉज 36 की जगह 36A आ गया है। वेदर द असेसी हैज रिसीव्ड एनी अमाउंट इन नेचर ऑफ डिविडेंड एज रेफर्ड इन सब क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 22 ऑफ सेक्शन 2, जो कि डीम डिविडेंड से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड आपको 36A में बताना है। डीम डिविडेंड है अगर तो देखिए, अगर सेक्शन में मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगी इस वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है तो उससे रिलेटेड जो डिटेल्स है वो क्लॉज 37 में जाएगी। एक्साइज ऑडिट हुआ है तो आपको उसकी डिटेल 38 क्लॉज में बतानी है। स्पेशल ऑडिट अगर हुआ है सेक्शन 72A के तहत तो उसका 39 में जाएगा। तो 37, 38, 39 ये ऑडिट्स के सेक्शन है। कॉस्ट ऑडिट हो गया, एक्सरसाइज ऑडिट हो गया, स्पेशल ऑडिट हो गया। क्लॉज 40 में आपको टर्नओवर डिटेल बतानी है प्रीवियस ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 और फाइनेंशियल ईयर 2021 की। मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2021, और प्रीवियस ईयर क्या है 21-22। टर्नओवर बताना है, ग्रॉस प्रॉफिट टू टर्नओवर रेशियो बताना है, नेट प्रॉफिट टू टर्नओवर रेशियो बताना है, स्टॉक इन ट्रेड टू टर्नओवर रेशियो बताना है, मटेरियल कंज्यूम और फिनिश गुड प्रोड्यूस टू टर्नओवर रेशियो बताना है।
अगर कोई डिमांड रेज हुई या रिफंड रेज हुई है एनी अदर लॉ अदर देन इनकम टैक्स एक्ट, तो आपको वो बताना है कौन से लॉ के तहत हुआ है। कस्टम, एक्साइज, जीएसटी में अगर कोई डिमांड है, वैट में कोई डिमांड है, सर्विस टैक्स, अदर इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको वो बताना है क्लॉज 41 में। फॉर्म नंबर 61, 61A और 61B, एसएफटी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट प्रोड्यूस करना है, आप लाइबल है टू फर्निश दी स्टेटमेंट, दीज आर एसएफटी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। तो आपको वो टाइमली आपने फर्निश किया है कि नहीं किया, इसकी डिटेल आपको क्लॉज 41 में बतानी है। सॉरी, 42 में बतानी है। क्लॉज 43 में आपको whether the SSC or its parent entity or alternate reporting entity is liable to furnish the report as referred to in subsection 2 of section 286। आपको या आपकी पेरेंट कंपनी को या ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट फर्निश करनी है सेक्शन 286 सबसेक्शन 2 के तहत, तो आपको उसकी रिपोर्ट डेट कब फर्निश हुई है ये सारी डिटेल्स बतानी है क्लॉज 43 में। क्लॉज 44 एम्बियंस में है टिल 31 मार्च 2022। अदरवाइज आपको इसमें एक्सपेंडिचर की डिटेल बतानी है जो आपने रजिस्टर्ड एंटिटी और नॉन रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर जीएसटी लिया है उसका ब्रेकअप बताना था, बट ये अभी क्लॉज टिल 31 मार्च 2022 एम्बियंस में, तो दैट मीन्स यू डोंट हैव टू फिल क्लॉज 44। एंड लास्ट है सिर्फ अकाउंटेंट की डिटेल्स जो कि ऑटोमेटिकली फिल्ड है, क्योंकि अभी 3CA में हमने देखा कि ये फिल करनी रहती है। तो दीज आर दी टोटल क्लॉज 44 जो कि फिल करना है टू फाइल 3CD। 3CA और 3CD हमने देख लिया है। 3CA दोनों में कॉमन है। आपके अगर आप 3CA फाइल कर रहे हो, 3CB फाइल कर रहे हो, 3CA और 3CB का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं लास्ट में आपको फटाफट बता देती हूँ। Audit report under Section 44AB of Income Tax Act 1961 in the case of person referred to in Clause B of Subrule 1 of Rule 6G, this form is in compliance with Rule 6G। तो ये बेसिकली फॉर्म 3CB उन्हीं के लिए है जिन पे इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होता है और उसके तहत ऑडिट करवाना जरूरी है। तो ये भी सेम आई या बी आपको सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर कंसल्टेंट फर्म, अगर इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है। एंड उसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस का ऑडिट किया है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, वो सिलेक्ट करना है, उसका पीरियड सिलेक्ट करना है।
क्लाइंट का नाम आपको बताना है, एड्रेस, we certified that balance sheet and profit and loss account are in agreement with the books of accounts maintained at the head office at and branches, अगर ब्रांचेस नहीं है तो 0। अगर कोई ऑब्जर्वेशन या डिस्क्रिपेंसीज है तो आप थर्ड पॉइंट में उसको डिस्क्लोज करें। अगर लॉस है तो आपको लॉस सिलेक्ट करना है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट सिलेक्ट करना है साल में, और उसके बाद क्वालिफिकेशंस आपके जो भी हैं आप वो बताएं और अकाउंटेंट की डिटेल बताएं। तो ये 3CB का फॉर्मेट है। होप आपको 3CA, 3CD और 3CB समझ आया होगा। कोई भी स्पेसिफिक क्लॉज में आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।